मैंने इतिहास की सबसे शक्तिशाली एसएस स्तरीय अद्भुत शक्ति जागृत की, लेबल, जिससे संसार की किसी भी वस्तु का कोई भी स्वरूप मनचाहे ढंग से परिभाषित किया जा सकता था। लेकिन जब मैंने इसे वास्तव में इस्तेमाल किया तो एक मेज पर लेबल लगाने से बस ऊपर फर्नीचर शब्द जुड़ता था और एक ज़ॉम्बी पर लेबल लगाने से सिर्फ खतरनाक दिखाई देता था। इसलिए मुझे लगा कि ये शक्ति बस वस्तुओं पर एक बेकार सा टैग जोड़ सकती है। फिर प्रलय के दौरान जब मैं तेज बुखार से मरने की कगार पर था, मेरी प्रेमिका हान जियांगशुए आखिरी बुखार रोधी इंजेक्शन जो मेरी जान बचा सकता था उस आदमी को दे रही थी जिसने लोहे जैसी भुजा वाली शक्ति जागृत की थी। जाते जाते उसने मुझे गंदी गद्दी पर धकेल दिया और उसकी आवाज़ निर्लिप्त ठंडी हवा जैसी कठोर थी। मोबाई, मुझे दोष मत देना, तुम्हारे उस लेबल का अब क्या ही काम। तुम्हें साथ लेकर चलें तो हम सब मर जाएंगे। निराशा में मैं मरती आंखों से उस सूखे लोहे के एंटी थेफ्ट दरवाजे को घूर रहा था और मेरे बुखार से धुंधले दिमाग में एक बेतुका हास्यास्पद विचार कौंधा, लकड़ी का दरवाज़ा लेबल करो। अगले ही पल वो अटूट लोहे का दरवाज़ा तुरंत एक नाजुक लकड़ी के दरवाजे में बदल गया और ज़ॉम्बियों ने उसे आसानी से तोड़ दिया। लेकिन जब मैंने अपने सामने उमड़ते हुए ज़ॉम्बी झुंड को देखा तो मैं ज़ोर से हंस पड़ा। असल में मेरी शक्ति बेकार नहीं थी, बल्कि सृष्टि थी। वचन से ही नियम बन जाना था। देवतुल्य शक्ति थी जो हर वस्तु को परिभाषित कर सकती थी। तभी मेरी नज़र सबसे आगे उस ज़ॉम्बी पर पड़ी जो लगभग मुझ पर झपटने ही वाला था। मेरी चेतना हल्के से हिली, मानो किसी फिल्म को रोक दिया गया हो। लेबल, गुड़िया। फिर मेरी नज़र किसी दैवी दंड की तरह पूरे ज़ॉम्बी झुंड पर पड़ी। सब स्थिर हो गए। दर्जनों ज़ॉम्बी अपनी अपनी डरावनी मुद्राओं में हमेशा के लिए जड़ हो गए। लेकिन इस तरह की क्रिया से मेरी मानसिक शक्ति बुरी तरह खर्च हो गई और बुखार से आई चक्कर सी फिर लौट आई। मैंने अपने तपते शरीर को देखा, चेतना को रोग के मूल पर केंद्रित किया और पल भर में एक ठंडी सी अनुभूति मेरी चारों ओर फैल गई। जिसने मुझे पूरे दिन तड़पाया था, लगभग मुझे मूर्ख बना दिया था, वो भयंकर बुखार कुछ ही सेकंड में बर्फ की तरह पिघलकर पूरी तरह गायब हो गया। शरीर ठीक होते ही भूख लहरों की तरह उमड़ आई। लेकिन जब हान जियांगशुए और वांग पो गए थे तो साथ ले जाने लायक सारा खाना भी ले गए थे। फर्श पर बस धूल मिट्टी से मिली एक गंदी मटमैली पानी की परत और कुछ गंदी कठोर ईंटें बची थीं। मैं उस गंदे पानी के पास गया, झुकते समय अपनी उंगली बढ़ाई और उसी के साथ मेरी इच्छा सक्रिय हो गई। लेबल, पीने योग्य शुद्ध पानी। तुरंत ही फूंदी भरी बदबूदार गंदगी बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो गई। मैंने पानी का एक अंजलि भर हाथ से उठाकर मुंह तक लाया और चखा। वो ताज़ा, मीठा और साफ था। प्रलय से पहले मैंने जितने भी बोतलबंद पानी पिए थे उन सब से कहीं बेहतर। पानी की समस्या हल हुई, अब खाना। मेरी नज़र फिर उन ईंटों पर पड़ी। मैंने एक ईंट उठाकर कुछ हिला डुलाकर देखी। उसकी कठोरता और भारीपन बेहद वास्तविक था। मेरे होंठों पर एक खेल भरी मुस्कान आई। निर्देश दिए, नरम ब्रेड को काटो। अगले ही पल एक गरम, ताज़ा, जैसे अभी ओवन से निकली हो, ब्रेड मेरे हाथ में प्रकट हो गई। मैंने उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा। बाहर की परत कुरकुरी थी। अगला कदम सोचते हुए मुझे आत्मरक्षा के लिए कुछ औजार चाहिए थे। मेरी नज़र पास पड़ी एक टूटी हुई स्टील पाइप पर गई। उसमें जंग लगी थी और टूटा सिरा बेहद धारदार था, हाथ में भी भारी थी। लेबल, तेज, हल्की मिश्र धातु की छोटी तलवार। हाथ में पकड़ी स्टील पाइप रोशनी के बीच खिंचती, बदलती और फिर से ढलती गई। अंततः वो एक सुंदर सी चमकदार चांदी की छोटी तलवार बन गई। मैंने यूं ही एक वार किया और पास का धातु का रैक मक्खन की तरह बिना आवाज़ के कट गया। हथियार मिल जाने से मेरे भीतर सुरक्षा बोध बहुत बढ़ गया, लेकिन सिर्फ हथियार काफ़ी नहीं थे। मैंने अपने उस पुराने ट्रैक सूट को देखा और कपड़े की बनावट पल भर में बदल गई। वो अधिक मजबूत और लचीला हो गया। उसकी सतह पर हल्की ऊर्जा सी आभा तैरने लगी। फिर मैंने हाथ में तलवार कसकर पकड़ी और गोदाम का पिछला दरवाज़ा खोला। बाहर का संसार पूरी तरह उजड़ा हुआ था। परित्यक्त गाड़ियां सड़कों को जाम किए हुए थीं। कुछ भटके हुए ज़ॉम्बी मेरी गंध पाकर गुर्राते हुए मेरी ओर आ गए। मैंने तलवार तक इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई, बस नज़र उन पर डाली। हानि रहित छोटे बिल्ली के बच्चे। डरावनी गुर्राहट हवा में अचानक बिल्ली की म्याऊं में बदल गई और कुछ ही सेकंड में वे ज़ॉम्बी जड़ शरीरों से छोटे होकर बदल गए।
थोड़ी देर बाद जमीन पर कुछ छोटे बिल्ली के बच्चे थे जो अपनी नाक से मेरी पैंट के किनारे रगड़ रहे थे। फिर मैं शांत भाव से सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी पिकअप की ओर गया जिसके टायर निकाले जा चुके थे और खिड़कियां चकनाचूर थीं। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर बैठा, हाथ स्टीयरिंग पर रखा, आंखें बंद कीं और एक पूरी तरह दुरुस्त सैन्य स्तरीय बख्तरबंद ऑफ रोड वाहन की कल्पना की। पल भर में मेरे नीचे तीखी धातु की रगड़ और पुनर्गठन की जोरदार आवाज़ गूंजी। अगले क्षण एक मैट ब्लैक बख्तरबंद दंगारोधी एसयूवी मेरे नीचे प्रकट हो गई और उसमें एक इनबिल्ट जीपीएस भी था जिस पर पूरे शहर का नक्शा दिख रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और कूड़े से बनी ये इस्पाती दानव गाड़ी तुरंत सुनसान सड़क पर दौड़ पड़ी। रास्ते में मैंने कार का रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ सफ़ेद शोर था। लेबल, सभी आवृत्तियों को प्राप्त करने वाली असाधारण तरंग ध्वनि। शोर गायब हो गया और उसकी जगह एक आदमी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरे होठों पर ठंडी सी मुस्कान उभरी। मुझे याद था कि हान जियांगशुए और वांगपो जिस दिशा में भागे थे वो पूर्वी शहर की ओर थी। सच में सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया। थोड़ी देर बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। मॉल के चारों ओर हथियार लिए कुछ आदमी सुरक्षा रेखा के पीछे गश्त लगा रहे थे। मेरी दंगारोधी एसयूवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनकी नज़र तुरंत मुझ पर पड़ गई। अगुआ जैसे एक ताकतवर आदमी ने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर तेजी से चिल्लाया, रुको, कौन हो? मैंने गाड़ी सुरक्षा रेखा के बाहर रोक दी और दरवाज़ा खोलकर उतर आया। मुझे देखकर वे सभी एक पल को ठिठक गए। ऐसी संशोधित जानवर जैसी गाड़ी अकेले चलाना और आधे शहर को बिना खरौंच पार कराना अपने आप में ताकत दिखाता था। अगुआ आदमी का स्वर थोड़ा नरम हुआ, हम पूर्वी शहर के सर्वाइवर बेस से हैं। तुम कौन हो? मोबाई, मैंने संक्षेप में कहा। उसके पीछे खड़े एक छोटे आदमी ने अचानक चौंकर कहा, क्या तुम वही हो जो हान जियांगशुए और भाई पो के साथ था? उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन सब समझ गए थे। वही बेकार सा अद्भुत शक्ति वाला आदमी। तुरंत उस ताकतवर आदमी की नज़र बदल गई, चौकसी से तिरस्कार और संदेह में। लेकिन मैं बस शांत भाव से उसे देख रहा था। क्या तुम्हारा बेस अभी भी लोगों को लेता है? हमारा बेस फुर्सतियाँ लोगों को नहीं रखता, खासकर उन्हें जिनका कोई काम नहीं। मैं काम का हूँ या नहीं ये तुम तय नहीं करोगे। मेरी शांति और आत्मविश्वास ने झांग हूँ को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। वो कुछ देर हिचकिचाया, फिर नियम के अनुसार चलने का फैसला किया। बेस में आना है तो जांच से गुजरना होगा और अपनी क्षमता दिखानी होगी। ये बॉस वांग कियांग का नियम है। ठीक है। झांग हू के साथ मैं सुरक्षा रेखा पार करके मॉल के भीतर पहुंचा। हॉल में करीब 200-300 सर्वाइवर जमा थे। अधिकतर के चेहरे पीले और भाव सुन्न थे। जल्द ही एक भारी भरकम घनी दाढ़ी वाला आदमी आया। वो इसी बेस का नेता वांग कियांग था, एक शक्ति प्रकार का उन्नत करता। वांग कियांग की आवाज़ तेज थी और उसमें कोई संदेह नहीं वाली सख्ती थी। तुम मोबाई हो? हाँ, सुना है तुम्हारी क्षमता लेबलिंग है, हमें दिखाओ। उसने पास लगे एक फायर हाइड्रेंट की ओर इशारा किया। मैं सिर हिलाकर वहां गया और उंगली से हाइड्रेंट को हल्के से छुआ। लेबल। 3 सेकंड से भी कम समय में शुद्ध सोने से बना चमकदार हाइड्रेंट सबके सामने आ गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग इस चमत्कार जैसी दृश्य से स्तब्ध थे। वांग कियांग की सांसें तक भारी हो गईं। उसने अचानक मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में उन्माद और लालच भरा था। मैंने हाथ वापस खींचकर शांत स्वर में कहा, जैसा आप देख रहे हैं, मैं पदार्थ के गुण बदल सकता हूँ। हर चीज़ को परिभाषित करने वाली इस हद तक असंभव शक्ति का सच अभी छिपाने के लिए मैंने इसे फिलहाल केवल पदार्थ परिवर्तन की क्षमता के रूप में दिखाया, लेकिन इतना भी काफ़ी चौंकाने वाला था। वांग कियांग का रवैया पूरी तरह पलट गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मो भाई, हमारे पूर्वी शहर बेस में आपका स्वागत है। मैंने हाथ निकालकर धीरे से पूछा। हान जियांगशुए और वांगपो कहाँ हैं? वांग कियांग ने हंसते हुए कहा, वे बाहर सामान इकट्ठा करने गए हैं, लगता है जल्दी ही लौट आएंगे। उसकी बात खत्म होते ही मॉल के दरवाजे के बाहर कारों की गड़गड़ाहट और तेज कदमों की आवाजें आईं। वांग कियांग का चेहरा खिल उठा। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखने लगा। होंठों पर बिना आवाज की मुस्कान आ गई। असली नाटक अब शुरू होने वाला था। 10 से ज्यादा लोग बाहर से लड़खड़ाते हुए अंदर घुसे। सबसे आगे वांगपो था। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन आंखों में वही घमंड था। उसके पीछे हान जियांगशुए थीं। वो साफ सुथरी तो थीं, पर उसका चेहरा तनावग्रस्त था, जैसे अभी भी सदमे में हो। वांगपो भीतर आते ही बैग जोर से जमीन पर पटकर गाली दी। बकवास! उस अस्पताल में एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी था और उसकी गति बहुत तेज थी। भाई, नाराज मत हो,
हम सुरक्षित लौट आए, यही बहुत है। और जब उन दोनों की नज़र लोगों से घिरे मुझ पर पड़ी तो दोनों के चेहरे एकदम जम गए। मोबाई! हान जियांगशुए चीख पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वांग पो भी अविश्वास से भर गया। तुम यहाँ कैसे हो? तुम मरे नहीं? मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर उन्हें देखा, जैसे दो जोकर देख रहा हूँ। काफ़ी समय बाद मिले। वांग पो सबसे पहले संभला। वह तेज़ी से मेरे सामने आया। उसकी आंखों में तीखी जांच थी। तुम कैसे जिंदा हो सकते हो? क्या किसी ने तुम्हें बचा लिया? लेकिन मुझे समझाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैंने बस नज़र उठाकर वांग पो की उस भुजा की ओर देखा जिस पर उसे घमंड था और जो धातु सी चमक रही थी। वांग पो, तुम हमेशा सोचते थे कि तुम्हारी लोहे जैसी भुजा सबसे उच्च कोटि की क्षमता है ना? वांग पो ने ठोड़ी ऊंची की। मेरी ताकत किसी भी दुश्मन को आसानी से चीर सकती है। मैं हल्का सा हंसा, फिर सबके सामने हाथ उठाकर उसकी भुजा की ओर इशारा किया। लेबल, अभी अभी पकी हुई नूडल्स। एक दैवी क्षेत्र सा आदेश उतर आया। अगले ही पल उसकी घमंडी चमकदार लोहे जैसी भुजा तुरंत एक नरम भाप उठाती हुई नूडल्स की तरह बदल गई। पूरा हॉल मौत सी खामोशी में डूब गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। वांग पो भी स्तब्ध था। उसने कठोरता से नीचे देखा और उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। वो पागल की तरह मेरी ओर झपटा। अपनी दूसरी स्वस्थ भुजा से मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही बेस के नेता वांग कियांग एक छलांग में आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। वांग कियांग ने तीखे स्वर में कहा, वांग पो, होश में आओ। लेकिन उसकी नज़र मुझ पर थी और उसमें पहले कभी न देखी गई श्रद्धा और भय भरे थे। वो समझ गया था कि वो सुनहरा फायर हाइड्रेंट मेरी शक्ति की पूरी सीमा बिल्कुल नहीं था। वांगपो बिखर कर रोने चिल्लाने लगा, जबकि हान जियांगशुए पहले ही डर से पथरा चुकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने उसका नाम लिया और वो जैसे बिजली से चौंक गई। धम से घुटनों के बल गिर पड़ी। वो रोती गिड़गिड़ाती मेरी ओर रेंगने लगी। मो भाई, मैं गलत थी, सच में गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया था। वांगपो, सब वांगपो ने मुझे मजबूर किया था। मैंने उसकी आंखों में देखा, न गुस्सा, नफरत, बस कचरा देखने जैसी एक ठंडी तिरस्कार भरी नज़र। माफ़ी? तुम्हारी औकात नहीं। मैंने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, मेरी बात सुनो। हान जियांगशुए बेकार की दलीलें देती रहीं। मैं ऊपर से उसे देख रहा था, जैसे कोई देवता एक तुच्छ कीड़े को देख रहा हो। हान जियांगशुए, तुम ताकत की पूजा करती थीं, इसलिए तुमने वांगपो की लोहे जैसी भुजा चुनी। तुम्हें लगा मेरा लेबल बेकार है, बोझ है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने उंगलियां चटकाईं। साफ आवाज हॉल में गूंज उठी, अटूट पिंजरा। तुरंत हान जियांगशुए के चारों ओर एक अदृश्य वायु दीवार उठ खड़ी हुई और उसे भीतर कैद कर दिया। वह घबराकर हाथ बढ़ाकर छूने लगी, लेकिन उसे केवल ठंडी कठोर रुकावट ही मिली। शून्य से वस्तु बनाना, यहाँ तक कि हवा को भी नियंत्रित कर लेना। वांग कियांग के माथे पर पसीना छलक आया। अच्छा हुआ अभी उससे पंगा नहीं लिया। ऐसा दुश्मन तो बिल्कुल टकराया नहीं जा सकता। मेरे होंठों पर बेहद ठंडी मुस्कान आई। लेबल, सभी ज़ॉम्बियों के लिए अत्यंत आकर्षक सुपर चारा। मेरा आदेश पढ़ते ही हान जियांगशुए को अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वो बस डर से मुझे देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि मैंने उसके साथ क्या किया। लेकिन मॉल के बाहर की दुनिया उस पल पूरी तरह उलट गई। शहर के किसी कोने से एक लंबी, गहरी और अत्यधिक लालसा से भरी गर्जना उठी। फिर दूसरी, तीसरी। चारों ओर गूंजती दहाड़ों की मानो आग लग गई और वे पूरे मृत शांत शहर में तेजी से फैल गईं। गलियों में भटक रहे सभी ज़ॉम्बियों के चेहरों पर उन्मादी सा भाव आ गया। हजारों लाखों ज़ॉम्बी शहर के चारों दिशाओं से जिम्माओ मॉल की ओर पागलपन से दौड़ पड़े। हॉल के सर्वाइवर ज़मीन की कांप से दहशत में आ गए। वांग कियांग और झांग हू का चेहरा बदल गया। वे दरवाजे तक भागे और सुरक्षा रेखा की दरारों से बाहर झांकने लगे। कमांडर है, कमांडर है, हे भगवान! बेस तुरंत अफरा तफरी का दल बन गया। सैनिक हड़बड़ी में सुरक्षा रेखा मजबूत करने लगे। जल्दी दरवाज़ा बंद करो, सब लोग लड़ाई के लिए तैयार। सिर्फ मैं अब भी शांत था। मैंने पारदर्शी पिंजरे में अब भी भ्रमित सी खड़ी हान जियांगशुए को देखा और धीरे से कहा, सुना? पूरे शहर के ज़ॉम्बी तुम्हारे लिए आ रहे हैं। हान जियांगशुए को आखिर समझ आ गया। उसके चेहरे से खून उतर गया। मौत से भी गहरा डर उसके दिल को जकड़ गया।
मैं विनती करती हूँ, मत करो, प्लीज़ मत करो। वो ज़मीन पर ढह गई, लड़खड़ाती हुई गिड़गिड़ाने लगी। मैंने उसे कोई और मौका नहीं दिया। चेतना हल्के से हिली और मैं उसके भीतर प्रविष्ट हो गया। अटूट पिंजरे का लेबल मैंने बदल कर स्वतंत्र रूप से पार होने वाली हवा कर दिया। जब तक वे तुम्हें पकड़ें, भागो जितना भाग सकती हो। हान जियांगशुए मानो बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ने से उछल पड़ी। वो झट से उठी और लड़खड़ाती हुई पीछे के दरवाजे से भाग निकली। और जो काला सैलाब उमड़ आया था, वो ठीक ठीक मॉल को छोड़कर हान जियांगशुए की भागने की दिशा में पागलपन से उसका पीछा करने लगा। हॉल के भीतर वांग क्यांग धम से मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर उत्तेजना और भय से कांप रहा था। उसके झुकते ही हॉल के सभी सर्वाइवर एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। मेरी नज़र ज़मीन पर झुके लोगों पर पड़ी और अंत में कोने में भूला बिसरा खाली नज़रों वाला वांगपो दिखा। मैं धीरे से उसके सामने गया। वांगपो ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब बस सुन्नता और निराशा थी। सब खत्म कर दो। उसने हर प्रतिरोध छोड़ दिया था। मैंने सिर हिलाया। तुम इतने स्तेह में छुटने वाले नहीं हो। लेबल, हमेशा इस जगह की रक्षा करने वाला, बिना विचार वाला पाषाण प्रतिमा। तुरंत वांगपो का मांस मज्जा जबरदस्ती निष्प्राण पत्थर में बदल दिया गया। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास का भाव हमेशा के लिए जम गया। मैं उस मूर्ति को देखते हुए पास खड़े और पहले ही डर से पीले पड़ चुके वांग क्यांग से बोला, इसे बेस के दरवाजे पर खड़ा कर दो ताकि आने जाने वाला हर व्यक्ति देखे कि गद्दार का क्या अंजाम होता है। उसके बाद मैं अस्थायी रूप से पूर्वी शहर के बेस में रहने लगा। ज्यादातर समय मैं खुद को कमरे में बंद रखता और अपनी इस देवतुल्य शक्ति को समझने और विकसित करने में लगा रहता। मैंने एक साधारण कांच की गेंद को उपचार ऊर्जा से भरा रत्न लेबल किया। फिर वो रत्न एक ऐसे सदस्य को दे दिया जिसकी टांग लड़ाई में टूट गई थी। उसने जैसे ही रत्न पकड़ा, टूटी हुई हड्डियां आंखों के सामने दिखने वाली गति से ठीक होने लगीं और 1 मिनट के भीतर ही वो उछल कर खड़ा हो गया। मैंने एक खाली नोटबुक को सभी ज्ञात पौधों की खेती की तकनीकों का विश्वकोश लेबल किया। इसके साथ सर्वाइवर मॉल की छत पर अपना खुद का सब्जियों का बाग विकसित कर सकते थे। मैं जो भी करता वो चमत्कार जैसा लगता और सर्वाइवरों की मेरे प्रति श्रद्धा और बढ़ती जाती। लेकिन मैं जानता था कि इतना काफ़ी नहीं है। मुझे एक नया नियम तंत्र स्थापित करना था। इसलिए मैं कमरे से बाहर निकला और वांग क्यांग तथा बेस के सभी मुख्य सदस्यों को इकट्ठा किया। उनकी आदरपूर्ण नज़रों के सामने मैंने अपना पहला दैवी आदेश सुनाया। पहली, आंतरिक संघर्ष निषिद्ध है। चाहे अद्भुत शक्ति वाला हो या साधारण मनुष्य, कोई भी किसी भी कारण से एक दूसरे की हत्या, लूट या शोषण नहीं करेगा। उल्लंघन करने वाले को निष्कासित किया जाएगा। दूसरी, श्रम के बदले वस्तु। बेस उत्पादन दल, संग्रह दल और युद्ध दल संगठित करेगा। हर व्यक्ति को जीवित रहने के संसाधन पाने के लिए योगदान देना होगा। जो काम नहीं करेगा उसे भोजन नहीं मिलेगा। तीसरी, पूर्ण आज्ञाकारिता। मेरा आदेश सर्वोच्च निर्देश होगा। कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करेगा। सृष्टि उत्पत्ति बेस मेरे नियमों के तहत तेजी से विकसित हुआ। मैंने दैवी चमत्कार विनिमय केंद्र भी बनाया, जहां सर्वाइवर अपने श्रम अंक देकर मेरे पास से कुछ विशेष लेबल वाली वस्तुएं ले सकते थे, जैसे कभी कुंद न होने वाली कुल्हाड़ी, घाव जल्दी भरने वाली पट्टियां और छोटे क्षेत्र के ज़ॉम्बियों को भगाने वाला ध्वनि उपकरण। ये सारी चीज़ें बस मेरे हाथों से बनी छोटी मोटी चीज़ें थीं, लेकिन उन्होंने बेस की उत्पादकता और सुरक्षा को बहुत बढ़ा दिया। सृष्टि उत्पत्ति की ख्याति रेडियो के जरिए धीरे धीरे फैल गई और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवर शरण के लिए यहाँ आने लगे। सिर्फ 1 महीने में बेस का आकार कुछ 100 लोगों से बढ़कर लगभग 3000 तक पहुँच गया। लेकिन मैं और अधिक एकांत प्रिय होता गया। उस दिन मैं कमरे में एक पानी की बूंद को हल्की सी आत्म चेतना वाला जीव लेबल करने की कोशिश कर रहा था। जब मेरी मानसिक शक्ति अत्यधिक केंद्रित थी, तभी मुझे अचानक दूर क्षितिज से एक अपरिचित, उतनी ही शक्तिशाली मानसिक शक्ति स्कैन करती हुई महसूस हुई। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आई। लगता है किसी और ने मेरी ज़मीन पर नज़र डाल दी है। मैंने तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति को सावधानी से भीतर आने दिया। देखता हूँ पर्दे के पीछे छिपा ये आदमी आखिर चाहता क्या है। वो मानसिक शक्ति बेस में एक चक्कर लगी, मानो यहाँ की व्यवस्था और शांति से बहुत हैरान हो। अंततः वो मेरी ऊपरी मंजिल वाली स्वीट पर टिक गई। एक ठंडी, घमंडी, भावशून्य आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। तुम कौन हो? वो आवाज़ मानो 9 स्वर्गों के ऊपर से आ रही थी, जिसमें आदेशात्मक वीएन था। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए,
मैंने उसी तरह दिमाग में ठंडे स्वर में जवाब दिया। दूसरी तरफ ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी आसानी से मानसिक संवाद कर लूंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, दिलचस्प आदिवासी, तुम्हारी ये जगह अब मेरी है। घुटनों पर आकर समर्पण करो, नहीं तो दैवी दंड मिलेगा। आवाज में पूरी बेशर्मी से अधिकार की भावना थी। मैं हंस पड़ा। दैवी दंड? इस दुनिया में जिसे मैंने नियमों से परिभाषित किया है, मुझे कौन सजा देने की हिम्मत करेगा? मैं उठकर खिड़की के पास गया और उस दिशा को देखा जहां से वो मानसिक शक्ति आ रही थी। शहर केंद्र की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत। लगता है अब समय आ गया है कि इस दुनिया के दूसरे खिलाड़ियों से मुलाकात की जाए। मेरे विचार के साथ ही आया आदेश। इस क्षेत्र की समस्त बाहरी मानसिक शक्ति बलपूर्वक वापस भेजी जाए। मेरे दिमाग में घुसी वो घमंडी मानसिक शक्ति चीख पड़ी और हिंसक ढंग से मेरी दैवी सीमा से बाहर उछाल दी गई। दर्जनों किलोमीटर दूर आकाश स्तंभ के शिखर पर सिंहासन पर बैठा एक रहस्यमय व्यक्ति खून की उल्टी कर बैठा। मेरी दिव्य चेतना पर आघात हुआ है। कुछ देर बाद मैं अकेले ही उस दंगारोधी एसयूवी को चलाकर आकाश स्तंभ के नीचे पहुंचा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो शक्तिशाली मानसिक शक्ति टावर के शीर्ष पर है और दैवी दृष्टि से मुझे टकटकी लगाकर देख रही है। मैं इमारत के भीतर गया। अंदर कोई नहीं था, मगर जगह एकदम साफ सुथरी थी। मैं सीधे लिफ्ट की ओर गया और सबसे ऊपर वाले बटन को दबा दिया। अजीब बात यह थी कि लिफ्ट अभी भी काम कर रही थी। जैसे जैसे लिफ्ट स्थिर गति से ऊपर जा रही थी, वो मानसिक दबाव भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे लिए वो बस हवा के हल्के झोंके जैसा था। लिफ्ट शीर्ष तल पर पहुंची और मेरे सामने एक पूरी मंजिल को खोलकर बनाया गया भव्य हॉल था। हॉल के अंत में काले क्रिस्टल से बना सिंहासन था और उस पर एक आदमी बैठा था। उसने शानदार प्राचीन शैली के रईसों जैसे कपड़े पहने थे। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें इतनी ठंडी थीं कि मानव सी नहीं लगती थीं। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली मानसिक क्षेत्र तैर रहा था, जिससे आसपास की जगह भी हल्के से मुड़ रही थी। तुम खुद मुझसे मिलने आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज में ऊपर से नीचे देखने वाला घमंड था। यह शहर मेरा क्षेत्र है, तुम सीमा पार कर चुके हो, मैंने शांत स्वर में कहा। वो हंसा और उसकी हंसी तिरस्कार से भरी थी। मूर्ख आदिवासी, तुम्हें पता ही नहीं तुम किसके सामने हो। वो सिंहासन से उठा और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मेरा नाम झाओ त्यानक्योंग है। प्रलय आने के क्षण में ही मैं सर्वोच्च शक्ति, मानसिक अधिपति, जागृत कर चुका था। मैं अपने से कम मानसिक शक्ति वाले सभी जीवों को नियंत्रित कर सकता हूँ। ये ज़ॉम्बी तो बस मेरे पाले हुए शिकारी कुत्ते हैं। वो मेरे सामने आकर अपनी मानसिक शक्ति से मुझे दबाने की कोशिश करने लगा। कुछ अजीब से छोटे करतब तुम्हारे पास हो सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष मानसिक शक्ति के सामने वे कुछ नहीं। मेरे अधीन आ जाओ और मैं तुम्हें वही महिमा दूंगा जो केवल मुझे मिली है। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हूं। मानसिक अधिपति, जीवों को नियंत्रित करना, कितनी आदिम और सतही क्षमता है, एकदम निर्थक उपलब्धि। जब मेरा लेबल उतरा तो झाओ त्यानक्योंग के चारों ओर का वो मानसिक क्षेत्र जो अंतरिक्ष तक को मोड़ सकता था, फूटे हुए गुब्बारे की तरह पल में गायब हो गया। उसके चेहरे की विजयी घमंड भरी अभिव्यक्ति जम गई। उसकी जगह अभूतपूर्व भय और भ्रम ने ले ली। मेरी शक्ति, तुमने मेरे साथ क्या किया? वो कांपते हाथों को उठाकर मानसिक शक्ति फिर से इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसे अपने दिमाग में बस खालीपन मिला। वो डर कर पीछे हट गया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मैंने बस तुम्हारी उस तथाकथित महान शक्ति को अर्थहीन शोर में बदल दिया है। शोर? वो इस शब्द का मतलब समझ ही नहीं पाया। मैं उसके सिंहासन के सामने जाकर बैठ गया। तुम्हें खेलों में प्रभुत्व जमाना पसंद है ना? तो अब तरीका बदलते हैं। अब मैं प्रभुत्व करता हूं और तुम खिलौना। मेरी नज़र उस खाली भव्य हॉल पर पड़ी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत नीरस है? मैंने उंगलियां चटकाईं। तुरंत पूरा हॉल बदल गया। कठोर संगमर का फर्श नम मिट्टी बन गया। उस पर हरी भरी घास उगाई। दीवारें गायब हो गईं और उनकी जगह अंतहीन घना जंगल फैल गया। सिर्फ 10-20 सेकंड में गगनचुंबी इमारत के शिखर पर बना ये आलीशान महल एक जीवंत, उन्मुक्त आदिम जंगल बन गया। आकाश और धरती बदल देना, यही असली सृष्टिकर्ता की शक्ति थी। तब जाकर मुझे समझ में आया कि मेरा गर्वित मानसिक अधिपत्य उसके सामने कितना हास्यास्पद था। तुम आखिर हो क्या? मैंने एक हाथ ठुड्डी के नीचे रखकर उसे नीचे देखा। मैं इस दुनिया का नया नियम हूं। मैं उसे किसी दिलचस्प प्रयोग वस्तु की तरह देख रहा था। तुम दूसरों की चेतना छीनकर उन्हें कठपुतली बनाते हो।
तो मैं तुम्हें सबसे समृद्ध चेतना देता हूँ। तुरंत झाओ तियानक्योंग का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा। उसकी आंखों की दृष्टि तेजी से बदलने लगी। अनगिनत भिन्न भिन्न प्रजातियों की यादें, भावनाएं, जीवन और मृत्यु की अनुभूतियां मानो उल्टे जल प्रलय की तरह उसकी मानवीय आत्मा को धोने लगीं। वो सिर पकड़कर जमीन पर दर्द से तड़पता और लौटता रहा। ये किसी भी यातना से कहीं अधिक क्रूर था। मैं शांत भाव से ये सब देखता रहा। मन में कोई हलचल नहीं थी। भूत प्रेत अंतः लौटेंगे और चेतना यहाँ मुकुट पहनेगी। ये जगह, जिसे मैंने आकाश जंगल में बदल दिया था, मेरा मानसिक आधार बन गई। मैं सिंहासन पर बैठा था और जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती सब मेरा कैनवस था। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार उस मृत सी शहर को फिर से लेबल करना शुरू किया। मेरी नज़र पश्चिमी शहर के उस प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ी जहां विषैली गैसें छाई थीं और घास तक नहीं उगती थी। अगले ही पल धरती की गहराई से एक निर्मल झरना फूटा। जहां जहां वो बहा, विषाक्तता निरस्त हो गई। मिट्टी में फिर से जीवन लौट आया और नई हरियाली फैलने लगी। मैंने दक्षिणी शहर की उस ढह चुकी रिहायशी बस्ती को देखा जहां अनगिनत सर्वाइवर खंडहरों में किसी तरह जी रहे थे। लेबल, मजबूत और रहने योग्य मॉड्यूलर पारिस्थितिक समुदाय। मलबे की लोहे सी सरिया और कंक्रीट अपने आप पुनर्गठित हो गए और एक विज्ञान कथा सा रूप, जल परिसंचरण व सौर ऊर्जा प्रणाली सहित भवन खड़े हो गए। मैं उत्तरी शहर के उस ज़ॉम्बी उत्पत्ति स्थल की ओर देखा। लेबल, सारी बुराई को अलग करने वाली अनंत मुहर। तुरंत उल्कापिंड गड्ढे के ऊपर की जगह विकृत हुई और एक विशाल ऊर्जा भांवर बन गया, जिसने भीतर से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी दानवों को मसल कर चूर चूर कर दिया। मेरा हर लेबल इस दुनिया की संरचना बदल रहा था। 2.5 साल बाद वांग कियांग ने मुझे नई दुनिया की स्थिति की रिपोर्ट दी। अंत में उसने हिचकते हुए पूछा, जनाब, हमने एक अजीब इंसान पकड़ा है। वो शहर के बाहर लगातार दौड़ता रहता था। उसके पीछे अनगिनत ज़ॉम्बी लगे थे, लेकिन वो आखिरी पल में हमेशा बच निकलता था। बड़ी मुश्किल से हमने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। हमने पाया कि वो हान जियांगशुए है। मैं कुछ देर चुप रहा। वो नाम अब पिछले जन्म की बात जैसा दूर लग रहा था। मैं उसकी हालत की कल्पना कर सकता था। मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, मैं गलत थी, सच में गलत थी। अब इसे ख़त्म करने का समय था। मेरी नज़र बादलों को चीरती हुई उस बेबस कैद आकृति पर पड़ी। एक जमी हुई देह। हान जियांगशुए की दृष्टि ने केंद्र खो दिया। उसका संघर्ष वहीं समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय मेरे संसार में अर्थहीन हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरा बनाया हुआ शहर अब 1 लाखों की आबादी वाला महानगर बन चुका था, जिसे लोग दैवी आशीर्वाद का नगर कहते थे। और मेरा शरीर पहले ही मनुष्य की सीमाओं से मुक्त होकर ऊर्जा और पदार्थ के बीच की किसी अवस्था में बदल चुका था। मेरी चेतना पूरे ग्रह की धड़कनों से समन्वित हो सकती थी। मेरी हर सांस, हर निश्वास तूफान और सुनामी ला सकता था। मैं सचमुच इस दुनिया का देवता बन गया था। लेकिन अपने पैरों तले फैले इस समृद्ध शहर को देखकर मेरे भीतर एक हल्की सी रिक्तता महसूस हुई। अब आगे क्या? मेरी जिंदगी का क्या अर्थ बचा है? तभी अचानक मैंने सिर उठाकर गहरे ब्रह्मांड की ओर देखा। मैंने अनगिनत दुनिया देखी जो मेरे पैरों तले इस ग्रह जैसी थीं, अंधकार और क्षय द्वारा निगली जा रही थीं। मैंने ब्रह्मांड की और गहराई में उस मूल स्रोत को भी देखा जो इस सारी बुराई कारण था। मेरे होठों पर अंततः एक सच्ची युद्ध उन्मुख मुस्कान उभरी। बोरियत के दिन खत्म हुए। मैं सिंहासन से उठा, एक कदम आगे बढ़ा और अगले ही क्षण मैं दैवी आशीर्वाद के नगर के आकाश में था। मैं तुम्हारे लिए एक शाश्वत उज्जवल भविष्य का लेबल लगाने आ रहा हूँ। इतना कहकर मैं रुका नहीं, बल्कि प्रकाश रेखा में बदलकर वायुमंडल की ओर उड़ चला। इस नीली पृथ्वी से विदा लेते अंतिम क्षण में मैंने मुड़कर उस पर गहरी नज़र डाली और फिर मैंने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली चिन्ह छोड़ दिया। लेबल, चमत्कार का अस्तित्व।